हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इकोनॉमी GS3 इंडस्ट्री के लेक्चर 2 में। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया देखिए कुछ चीज़ें हैं। लॉन्च इन 2014, ठीक है, हमें पता है 2014 में, और एम टू ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमें पता है, वो हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले कौन डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट कौन है? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे डीपम है, क्या डिसइन्वेस्टमेंट विद डीपम है, DPIIT है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो उसमें, और हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एंड सरपास चाइना। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को 12 से 14% उसको लेके जाना है। और इंक्रीज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 16% से 25% लेके जाना है 2022 तक। 100 मिलियन जॉब और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वो जनरल सी बात है, बट कुछ कंक्रीट सी भी हैं, जैसे कि इंक्रीज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ये कितनी, 16 से 25%, ये ध्यान रखने योग्य है। 100 मिलियन जॉब है, एक्सपोर्ट लेड है, तो बता ही देंगे आप लोग। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को 12 से 14% तक लेके जाना है। और नया एफडीआई चाहिए। कुछ पिलर्स ऐसे प्रोसेसेस हैं, इसमें क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को आप कीजिए, और डी लाइसेंस कीजिए और डी रेगुलेट कीजिए इंडस्ट्री को। इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको स्ट्रेंथन करना, फास्ट पेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नए सेक्टर हैं, 27 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया मैन्युफैक्चरिंग में। और माइंडसेट भी चेंज किया गया, जैसे कि गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर है, ना कि एक रेगुलेटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने समझा, और पिलर्स क्या थे ये भी हमने देखा। अभी आउटकम की तरफ अगर जाते हैं, तो उसमें एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 2014-15 में $45 बिलियन हुआ करता था, और वही 2021-22 में $83 बिलियन है, $83 बिलियन। तो 45 से 83, ऑलमोस्ट हम लोग ने डबल कर लिया एफडीआई इनफ्लो। उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया ऑन द ट्रैक टू अट्रैक्ट $100 बिलियन इन एफडीआई इस फाइनेंशियल ईयर में। पीएलआई 14 सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए। एक और डेटा है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। 2017-18 में 57 मिलियन था, 19-20 में 62 मिलियन है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। यहाँ पे नहीं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, 17-18 में 57 मिलियन और 19-20 में 62 मिलियन हो गया। और कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज हैं मेक इन इंडिया के, वो हम लोग अलग से भी आपको बताते हैं। जैसे पहला आप इसमें देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स पे जो हमारा 14% ऑफ जीडीपी लॉस होता है लॉजिस्टिक्स की वजह से, और डेवलप्ड कंट्रीज में 10% से भी कम होता है। दूसरा आप सोचिए क्या है मेक इन इंडिया का, एक तरह का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा। और सोच सकते हैं, एक लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा समस्या है मेक इन इंडिया का। हम लोग जानते हैं LARR एक्ट और बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी चीज है कि लैंड टाइटल भारत में क्लियर नहीं है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज हैं। इस कंटेक्स्ट में नीति आयोग का कहना है कि इट टेक्स 20 ईयर टू सेटल अ लैंड डिस्प्यूट। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे लो प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी, हर जगह प्रोडक्टिविटी, इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी लो है। जैसे कि मैकिंसी का आप कोट कर सकते हैं। मैकिंसी का कहना है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना से लेके 4 गुना से लेके 5 गुना तक
चाइना और थाईलैंड से कम है। प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, प्रोडक्टिविटी इज 4 times to 5 times लेस देन चाइना एंड थाईलैंड। उसके बाद एफडीआई में इश्यूज हैं, जैसे कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम लोग बता सकते हैं कि मेक इन इंडिया में जो चैलेंजेस है उसको हम लोग फिक्स करना चाहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में हो रही है उसमें क्या चैलेंजेज है। इस पे अभी हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस है। ठीक है, तो ये विजन आईएएस का एक प्रश्न है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, फोरम का है। Despite a focused approach on manufacturing through initiatives such as Make in India, share of manufacturing in GDP has remained stagnant. हमें पता है 16 से 17% रह गया। In this the context bring out region for subpar। तो क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी शायद कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था, अभी जैसे राउंड ट्रिपिंग है, जॉबलेस ग्रोथ है, लो प्रोडक्टिविटी, लैंड एक्विजिशन है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। और उसके बाद कैसे क्या रिफॉर्म आएंगे ताकि हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 की है उसको हम टारगेट को अचीव कर सके। तो देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें है कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब कुछ लिया गया, मेक इन इंडिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 16-17% है। इसी बात को बताया। इसके कारण क्या है, तो कुछ यूनिक और क्या है, हाई कंप्लायंस कॉस्ट लीडिंग टू ड्वार्फिज्म। जैसे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, इतना ज्यादा रेगुलेशन है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हो गया है। और जो बहुत एनर्जी को ले लेता है, जिसके कारण एनर्जी, ऐसे आप समझ सकते हैं, रिसोर्सेज, कैपिटल, फंड, तो उससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। मतलब कि जो सब स्केल और अनकम्पिटिटिव इंटरप्राइजेस बनते हैं, मतलब कि कंप्लायंस कॉस्ट को हमें घटाना पड़ेगा। दूसरी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेटर टू इम्पोर्ट फिनिश गुड देन इंटरमीडिएट गुड एंड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड। तो ये ड्यूटी स्ट्रक्चर में कमी है। मतलब ऐसी चीजें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। एफटीए से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें नुकसान हुआ है, जैसे आसियान के साथ जो हुआ, तो उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं, हम लोग उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, अभी अभी हम ये देख रहे थे। लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ इंडिया 14% ऑफ जीडीपी है, जबकि यूएस और यूरोप में 8 से 10% है। ह्यूमन रिसोर्स विथ पुअर स्किल सेट, 5% ऑफ वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड, साउथ कोरिया 96, बहुत कुछ यही बात बता रहे थे। लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पीआईएल होता है, कोर्ट की इंटरवेंशन होती है, ये सारी चीजें हैं। आर एंड डी में कम है, 6.6 to 0.7% इकोनॉमिक सर्वे करता है। इसराइल का एक फिगर ध्यान रखिए, 4.3%, चाइना 2.1%। कभी भी आर एंड डी की बात करेंगे तो हम लोग परसेंटेज बता देंगे कितना, 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी इसराइल, 4.3%, चाइना 2.1%, काफी ज्यादा है इसराइल में। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट में कुछ कमी है, प्रोटेक्शनिज्म भी है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो उसी के कंटेक्स्ट में फिर जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 की है उसको हम अचीव कर सकेंगे, तो पहले हम लोग ये देखना होगा कि एनएमपी है क्या। तो वही बातें हैं जो हम लोग टारगेट देख रहे हैं मेक इन इंडिया का या इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। 16% से जो 25% लेके जाना है, वो एनएमपी 2011 का ही है। 16 से 25% लेके जाना है। एडिशनल 100 मिलियन जॉब्स, जो अभी जॉब्स हैं उस समय थी, उसके अतिरिक्त 100 मिलियन जॉब को क्रिएट करना, कॉम्पिटिटिवनेस लाना, वैल्यू एडिशन, ये सारी चीजें थी। तो उसमें क्या भाई, जो टारगेट है उसको अचीव कैसे करें। अभी जो हम लोग देखें, इतनी सारी समस्याएं देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मतलब लॉजिस्टिक्स से लेके पॉलिसी रिजीम से लेके बाकी सब चीज़ों में, तो उसको कैसे ठीक करना है। रेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी, एग्जिट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टमेंट, आर एंड डी, जैसे एनआईपी उसमें करना होगा, आर एंड डी परसेंटेज बढ़ा दीजिए। इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। जैसे इकोनॉमिक सर्वे क्या सुझाव देता है, सपोर्टिंग टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, इंडिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेबर इंटेंसिव। क्योंकि जहां पर ये देखिए, एडवांटेज तो है ही, साथ में लेबर इंटेंसिव भी है। और वैसे भी अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। प्रमोट एमएसएमई, एमएसएमई की हम लोग डिटेल जानते हैं, 8% ऑफ जीडीपी
मतलब कि ये प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। और अगर हम लोग बात करें एमएसएमई की, सर्विसेज को भी इंक्लूड कर ले, तो इससे भी ज़्यादा जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट 30% हम लोग देखेंगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, 40% ऑफ एक्सपोर्ट है। मतलब कि एमएसएमई लेड मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया संभव है। बैंक रिकैपिटलाइजेशन और बैंकिंग वगैरह को दुरुस्त करना, एनपीए की समस्या, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स की समस्या को दूर करना आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग को ठीक कर सकते हैं। मतलब पॉलिसी को रेशनलाइज कीजिए, आर&डी में कीजिए, इंफ्रा में कीजिए, और लेबर इंटेंसिव, जैसे क्या इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, एमएसएमई लेड और बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ये सारी चीजें करके हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है वो एमएसएमई पे है। ठीक है। तो एमएसएमई क्या होती है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। जैसे सिग्निफिकेंस तो अभी हमने देखा, क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे ठीक करना है। तो अभी हम लोग एमएसएमई की तरफ देखेंगे, एमएसएमई में क्या समस्या है। ठीक है। तो एमएसएमई के कुछ फिगर्स हम लोग देख लेते हैं। कितने एमएसएमई है, तो 6.34 करोड़। उनकी ग्रोथ है 18.5%। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, 111 मिलियन पीपल एमएसएमई, जो कि ये दोनों की बातें हो रही हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्री है, सर्विसेज है। 30.5% ऑफ द जीडीपी, ये भी दोनों की बात हो रही है। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 48% ओवरऑल एक्सपोर्ट। तो एमएसएमई का महत्व तो इसी से स्पष्ट हो जाता है। कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, 111 मिलियन, बहुत बड़ी फिगर है। 30.5% जीडीपी, 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 48% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। अभी हम लोग एमएसएमई के टारगेट्स देख लेते हैं। तो पहले डिफिनेशन आप समझ लीजिए एमएसएमई का। मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, 25 लाख से 10 करोड़ इसका टर्नओवर है, वो एमएसएमई है। और सर्विसेज सेक्टर में 10 लाख से 5 करोड़ तक जो है वो एमएसएमई है। तो ये एक एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हैं अगर कहीं डेफिनेशन वाइज भी क्वेश्चन में स्कोप बनता है डेफिनेशन लिखने का। तो अदरवाइज ये फिगर हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इसमें हो गया, क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, क्या एक्सपोर्ट में है। तो अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो 50% ऑफ जीडीपी एमएसएमई से आना चाहिए। और उससे क्या होगा, 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी। मतलब एमएसएमई को भी बूस्ट करना है इन शॉर्ट। तो अभी जरा महत्व तो हमें देखना पड़ेगा कि एमएसएमई का क्या महत्व है। तो एक प्रश्न पे हम लोग आते हैं। द एमएसएमई सेक्टर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। कैसे आउटपुट को, कैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट तो 8% था वैसे, बट 31% जीडीपी में है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 111 मिलियन हम जान रहे हैं। एक्सपोर्ट कितना है, अभी हमने देखा है 48%, राइट। 48% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट, या ये भी हमने देखा था फिगर, 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमें मिलता है एमएसएमई से। एक्सक्यूज मी। ठीक है। अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्यों इसे ग्रोथ इंजन ऑफ द नेशन है, इसके क्या इंपॉर्टेंस हमें ये देखेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। इंक्लूसिव, ये देखिए छोटी 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 कंपनीज हैं, छोटे इंटरप्राइजेज हैं, तो इंक्लूसिव है, सस्टेनेबल है, डाइवर्सिटी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये कभी नहीं भूलना है हमें कि इसका सिग्निफिकेंस एक्सपोर्ट में, एमएसएमई का, एमएसएमई कंट्रीब्यूट 48% टू एक्सपोर्ट। जॉब में
111 करोड़, ठीक है। एक्सपोर्ट में 48%। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग हब। टारगेट भी हमें पता है, हमें कितना लेके जाना है, जीडीपी का 50% लेके जाना है, जिससे 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। बट इश्यूज क्या है एमएसएमई में, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट टाइमली एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंशियल के इश्यूज हैं। इनएबिलिटी टू फाइट विद द ग्लोबल कंपटीटर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो चाइना के साथ वियतनाम, थाईलैंड, जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ रहा है। एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम लोग समझते हैं। फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है, और कॉम्पिटिटिवनेस है। पुअर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, तो जिससे कि वो स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। इट मेजर हर्ड इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ठीक है। हाई रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस कॉस्ट, हम लोग जान रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था कि एक हो जाता है ड्वार्फ ड्वार्फिंग की समस्या हो, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल हम लोग पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे कहता है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। तो कंप्लायंस कॉस्ट इतना ज़्यादा है, रेगुलेशंस इतने ज़्यादा है कि इंटरप्राइजेज चूज टू रिमेन स्मॉल टू अवॉइड रेगुलेटरी कंसेशन। ये किस तरह से भी हो रहा है, और हाई कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस कॉस्ट की वजह से ड्वार्फिज्म भी हो रहा है। हम लोग ये दो चीज़ें देख चुके हैं। लेबर लॉज है, लेबर लॉज को रिफॉर्म किया भी गया है, लेकिन स्टिल अभी लेबर लॉज से भी समस्या आ रही है, और डिले इन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे उसको रिवाइव किया जाए, या वे फॉरवर्ड क्या क्या किया जा रहा है, या क्या किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे 19 क्या कहता है, ड्वार्फ एमएसएमई दैट हैव लेस देन 100 वर्कर नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू ग्रो टू लार्जर फर्म्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल। तो ये बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 19 कहता है कि जो जो ड्वार्फ एमएसएमई है, जिनको 100 से भी कम वर्कर, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो समस्याएं थी वही है, बहुत छोटे हैं, एफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल नहीं, यही जो बात है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो एआई इंटरवेंशन में एनहांस एफिशिएंसी पैकेजिंग फॉर्म, जैसे एस्पायर स्कीम है, ये इसका मेंशन करेंगे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर एट ईच एमएसएमई क्लस्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग सपोर्ट, इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स। स्फूर्ति स्कीम need to bolster the credit availability for MSME sector, they can operate in sustainable manner। credit guarantee, ट्रस्ट फंड, मुद्रा, 59 मिनट्स लोन, ये सारी चीज़ें हैं। और टाइमली ड्यू पेमेंट, पेमेंट ऑफ ड्यू टू द एमएसएमई सेक्टर, मोर देन 10 लाख रुपए स्टक इन डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई। एमएसएमई संबंध एंड समाधान, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मॉडल, 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आर प्रूडेंट मेजर्स, ठीक है। तो हम लोग एमएसएमई को हमने देख लिया, एमएसएमई को कैसे ठीक कर सकते हैं, एमएसएमई में क्या चैलेंजेस हैं, एमएसएमई के क्या सिग्निफिकेंस है। स्कीम्स भी हम लोग और देख सकते हैं एमएसएमई के क्या है, जैसे पॉलिसीज क्या हैं। एनिक अराइज, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी की जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लोग जवाब देंगे एनिक अराइज। पीएलआई भी है, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी अपग्रेडेशन, क्लस्टर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, एस्पायर, स्फूर्ति, मुद्रा, उद्यमी मित्र, चैंपियन, समाधान, संपर्क। फिर रैंप स्कीम है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। और क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करना ग्लोबल वैल्यू चेन से उनको कैपिटल वगैरह मिलेगा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्राइजेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेगा पार्क मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट प्रमोशन ये सब तो करना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक्स देखेंगे।